चलिए, वेलकम बैक अगेन स्टूडेंट्स। लेट अस स्टार्ट अवर टॉपिक, टुडेज टॉपिक। तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने मैट्रिक्स के अंदर काफी चीजें स्टडी कर ली थी। हमारा लास्ट टॉपिक जो मैट्रिक्स के अंदर डिस्कशन हुआ था, दैट वाज द ट्रांसपोज ऑफ अ कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स। In the previous lecture we have discussed about the transpose of the conjugate of the matrix, and now we are proceeding further. Today's first of all our topic is singular and non-singular matrix. Singular and non-singular matrix. Non-singular matrix. Singular and non-singular matrix. This is our first of all today's topic. Singular and non-singular matrix. तो कल तक के प्रोसीड टॉपिक्स जो हमने कल तक टॉपिक्स पढ़ लिए हैं बेटा, हम उसी के आगे प्रोसीड कर रहे हैं डिटेल के अंदर काफी। तो हमारा आज का सबसे पहला फर्स्ट टॉपिक है सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ये डेफिनेशन आती है पेपर में, कई बार डेफिनेशन भी पूछ लेता है, और ये कंसेप्ट तो काफी इंपॉर्टेंट है। सिंगुलर मैट्रिक्स एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के ऊपर इसीलिए मैंने डबल स्टार लगा दिया है, क्योंकि ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एज पर मैट्रिक्स चैप्टर, राइट। तो बेटा सिंगुलर मैट्रिक्स का हम सिंपल सी डेफिनेशन समझते हैं, सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ये बात ध्यान रखना, सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स दोनों के दोनों सबसे पहली कंडीशन जो है वो है द मैट्रिक्स शुड बी स्क्वायर मैट्रिक्स। सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का बेटा जो डिस्कशन हो रहा है, आपको सबसे सिंपल बात सबसे पहले समझनी है कि सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का जो हम डिस्कशन कर रहे हैं, ये डिस्कशन सिर्फ और सिर्फ हम कर रहे हैं किसके ऊपर? स्क्वायर मैट्रिक्स के ऊपर। तो ये सबसे पहला कंक्लूजन तो यार है कि मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। मैट्रिक्स शुड बी स्क्वायर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स शुड बी स्क्वायर मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, राइट। चलिए, तो सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स में ये सबसे पहला कंक्लूजन आ रहा है, मैट्रिक्स शुड बी स्क्वायर मैट्रिक्स। अब सिंगुलर मैट्रिक्स की यदि हम बात करें तो सिंगुलर मैट्रिक्स इज दैट स्क्वायर मैट्रिक्स हुज डिटरमिनेंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0। If any square matrix has the value of the determinant equal to 0, then the given matrix is known as singular matrix. कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हम ले लेते हैं, यदि उसका डिटरमिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट करने पे उसके डिटरमिनेंट का आंसर यदि 0 आ रहा है, तो दैट मैट्रिक्स इज नोन एज सिंगुलर मैट्रिक्स। और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए सिंपल सी डेफिनेशन है, द गिवन मैट्रिक्स इज नोन एज द गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स इज नोन एज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इफ द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू 0। तो 0 का यहां पर जो मतलब है बेटा, ये 0 नहीं है, यहां पर नल मैट्रिक्स है। यहां पर ये जो 0 का मतलब हमें O दिख रहा है, दैट इज नॉट 0। लेकिन डिटरमिनेंट की यदि बात करें बेटा, यदि हम डिटरमिनेंट की बात करें तो डिटरमिनेंट का आंसर तो हमेशा रियल नंबर ही आता है। तो यहां पर ये नल मैट्रिक्स ना मान के हम क्या मानेंगे, यहां पर 0 जो है बेटा ये एक रियल नंबर ही है। इट इज अ रियल नंबर, राइट। ये भी एक रियल नंबर है बेटा, 0 एक रियल नंबर है, मैट्रिक्स नहीं है यहां पर। यहां पर जो हम 0 कंसीडर कर रहे हैं, दिस 0 इज नॉट अ नल मैट्रिक्स, दिस इज अ 0 ओनली, कीप इन माइंड। क्योंकि डिटरमिनेंट हमेशा एक रियल नंबर देता है। कभी भी हम किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैलकुलेट करते हैं, यदि मैट्रिक्स बेटा रियल है, मैट्रिक्स प्योरली रियल है, तो उस केस में आंसर रियल आएगा। मैट्रिक्स के अंदर यदि हम इमेजिनरी नंबर्स लेके चल रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर लेके चल रहे हैं, तो उस केस में ऐसा पॉसिबल है कि डिटरमिनेंट की वैल्यू भी इमेजिनरी आ जाए, मींस कॉम्प्लेक्स आ जाए। क्लियर है? तो सबसे पहला टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो हमने डेफिनेशन सिंपल वे में अंडरस्टैंड की, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज नोन एज सिंगुलर मैट्रिक्स इफ द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0, एंड द गिवन मैट्रिक्स इज नोन एज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इफ द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0। कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां पर। चलिए, अब यहां पर सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स तो हमें डेफिनेशन समझ में आ गई है। इट दिस आर वेरी सिंपल डेफिनेशन एज पर डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट के कंसेप्ट के ऊपर डेफिनेशन है, तो काफी सिंपल डेफिनेशन है। अब हमें यहां पर एक वर्ड का मतलब समझना है, डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट ये वर्ड का मतलब समझना है, जो हमारा चैप्टर हम स्टडी करेंगे। अभी हम सिर्फ शॉर्ट में बेटा डिटरमिनेंट का मतलब अंडरस्टैंड करेंगे, बाकी डिटरमिनेंट का कंसेप्ट हम आप पूरा चैप्टर में स्टडी करेंगे। जो हमारा मैट्रिक्स के बाद में हम स्टडी करेंगे डिटरमिनेंट, उसमें हम पूरा डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन करना सीखेंगे, प्रॉपर्टीज स्टडी करेंगे डिटरमिनेंट की, और उसके ऊपर काफी अच्छी प्रॉब्लम्स हम डिस्कस करेंगे। तो डिटरमिनेंट का मतलब सबसे पहले हम देख लेते हैं। डिटरमिनेंट बेटा, यदि हमारे पास कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखी है AIJ, डिटरमिनेंट के लिए सबसे पहली बात हमें ध्यान में ये रखना है कि डिटरमिनेंट सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए डिफाइंड होता है। सबसे फर्स्ट केस, यदि हम किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाले तो नहीं डिफाइंड होगा। किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट तभी डिफाइंड होगा इफ द गिवन मैट्रिक्स ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। सबसे फर्स्ट डेफिनेशन।
कि डिटर्मिनेंट को डिफाइंड होने के लिए मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, इसका मतलब ऑर्डर n बाई n का होना चाहिए या फिर m बाई m का होना चाहिए, फर्स्ट केस। सेकेंडली यदि हम डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन की बात करें तो बेटा डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन आएगी टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स देयर इज अ नंबर रियल और कॉम्प्लेक्स एसोसिएटेड विद अ मैट्रिक्स। मैं लिख देता हूं डेफिनेशन, टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, ये डिटर्मिनेंट की छोटी सी डेफिनेशन है जो आप लोगों को रिमेंबर रखना है। टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स देयर इज अ नंबर रियल और कॉम्प्लेक्स एसोसिएटेड विद अ गिवन मैट्रिक्स, एसोसिएटेड विद अ गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स, विद अ गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स। ये डेफिनेशन है बेटा हमारे पास में डिटर्मिनेंट की, कि हर स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए हमारे पास में एक रियल नंबर आता है, हर स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए हमारे पास में एक रियल नंबर आता है या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर आता है जो कि हर स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ क्या करता है बेटा, एसोसिएटेड होता है। इसका यह मतलब हुआ कि किसी भी मैट्रिक्स का जब हम स्क्वायर मैट्रिक्स का जब हम डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो एक ऐसा यूनिक नंबर आता है, वो रियल भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा मैट्रिक्स के नेचर के ऊपर, कैसा मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट्स है। तो वो जो नंबर निकल के आएगा वही नंबर जो कहलाएगा बेटा वो मैट्रिक्स का क्या कहलाता है, डिटर्मिनेंट कहलाता है। यानी हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स एक फिक्स यूनिक नंबर के साथ क्या करती है, एसोसिएट करती है, और जो उसका नंबर मतलब डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं वही उसका हमारा पास आंसर आता है। तो हमें सिंपली एक बात को अंडरस्टैंड करना है कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है। सिंपली हमें डेफिनेशन को रिमेंबर करना है कि हर स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ एक रियल नंबर या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर एसोसिएट करता है। जब हम मैट्रिक्स का एक्सपेंड करेंगे डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालने के लिए, जब हम मैट्रिक्स का एक्सपेंशन करेंगे तो उस केस में हम अंडरस्टैंड करेंगे। चलिए अब हम प्रोसीजर देखते हैं बेटा। यहां पर हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं द प्रोसीजर कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। प्रोसीजर डिटरमिनेंट को निकालने के लिए हमें पूरा चैप्टर को स्टडी करना ही पड़ेगा डिटरमिनेंट की, लेकिन यहां पर सिर्फ हमें डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करना आना चाहिए कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का हाउ वी विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट ऑफ एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। तो यहां पर हम समझते हैं प्रोसीजर को। सबसे फर्स्ट केस बेटा, केस नंबर फर्स्ट, यदि मैट्रिक्स का ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर यदि हम 1 बाई 1 का लेके चल रहे हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर यदि हम 1 बाई 1 का लेके चल रहे हैं तो मैट्रिक्स आएगी हमारे पास में A इज इक्वल टू, सिर्फ सिंगल एलिमेंट आएगा बेटा हमारे पास में 1 बाई n। सपोज करो ये एक एलिमेंट आ गया Aij, कोई भी एक एलिमेंट आ गया Aij, क्योंकि मैट्रिक्स का ऑर्डर 1 बाई 1 है, इट मींस द गिवन मैट्रिक्स कंटेन्स ओनली 1 एलिमेंट। तो बेटा इस A मैट्रिक्स का जब हम डिटरमिनेंट कैलकुलेट करेंगे तो आंसर भी वही यूनिक एलिमेंट आएगा निकल के। क्लियर है? तो 1 बाई 1 की मैट्रिक्स के अंदर सिर्फ एक एलिमेंट प्रेजेंट रहता है और उसका हम जब कॉरस्पॉन्डिंग डिटरमिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो वही आंसर आ जाएगा जो एलिमेंट प्रेजेंट है 1 बाई 1 की मैट्रिक्स के लिए। सेकंड केस हम डिस्कस करते हैं बेटा, जब हमारे पास में ऑर्डर आ रहा है 2 बाई 2, जब हम स्क्वायर मैट्रिक्स लेके चलेंगे 2 बाई 2 के ऑर्डर की, जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं, 2 बाई 2 की मैट्रिक्स आ गई बेटा हमारे पास में A11, A12, A21 और A22। हम क्लियरली देख सकते हैं कि ये जो गिवन मैट्रिक्स है हमें जो गिवन मैट्रिक्स आ रही है, ये हमारी मैट्रिक्स आ रही है 2 बाई 2 ऑर्डर की। क्लियर है? अब हमें इसका क्या कैलकुलेट करना बेटा, इसका डिटरमिनेंट कैलकुलेट करना है। तो डिटरमिनेंट कैलकुलेट करने के लिए जो हम सिंबल काम में लेते हैं वो सिंबल हम काम में लेते हैं इस तरह से, 2 वर्टिकल लाइंस। एक मैट्रिक्स को जब 2 वर्टिकल लाइंस के बीच में बाउंड कर दिया जाता है इस तरह से, जैसे अभी हम करने जा रहे हैं, तो बेटा इसको कहते हैं डिटरमिनेंट कैलकुलेट करना। मैट्रिक्स के सिंबल के लिए वी यूज द स्क्वायर ब्रैकेट। कीप इन माइंड, मैट्रिक्स के सिंबल के लिए 99% क्वेश्चंस में तुम्हें स्क्वायर ब्रैकेट सिंबल के रूप में मिलेगा। कई जगह ओपन ब्रैकेट भी दिखा रखा है, लेकिन ओपन ब्रैकेट बहुत से कम क्वेश्चन में ही मिलेगा, नो चांसेस है उसके लिए। लेकिन यदि हम डिटरमिनेंट की बात करें तो डिटरमिनेंट को सिंबॉलिक वे में दिखाने के लिए हम मैट्रिक्स को किसमें बाउंड करेंगे, 2 वर्टिकल लाइन के बीच में बाउंड करेंगे। तो यहां पर हमारे पास कंडीशन आ रही है A11, A12, A21 और A22। तो हम देख सकते हैं क्लियरली दिस इज द मैट्रिक्स ऑफ 2 बाई 2 ऑर्डर। ये हमारी 2 बाई 2 की स्क्वायर मैट्रिक्स है और हमें इस 2 बाई 2 की स्क्वायर मैट्रिक्स का क्या कैलकुलेट करना है, डिटरमिनेंट कैलकुलेट करना है। डिटरमिनेंट का मतलब एक ऐसी यूनिक वैल्यू जो गिवन मैट्रिक्स के साथ क्या करेगी, एक ऐसा नंबर बोल सकते हैं
जो गिवन मैट्रिक्स के साथ क्या करेगा, एसोसिएट करेगा। मैट्रिक्स हमेशा एक अरेंजमेंट होता है बेटा, डिफरेंस को समझना। मैट्रिक्स हमेशा नंबर्स का सिर्फ अरेंजमेंट होता है, वो कोई फिक्स नंबर नहीं होता है। लेकिन डिटरमिनेंट हमेशा एक फिक्स नंबर होता है, वो रियल भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। तो यहां पर हम जब 2x2 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालेंगे तो बेटा डिटरमिनेंट निकालने का सिंपल सा तरीका है, 2x2 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालने का एकदम सिंपल सा तरीका है, डायगोनल के प्रोडक्ट में से जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स है, इनको हम कहते हैं प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट। प्रिंसिपल डायगोनल के प्रोडक्ट में से, प्रिंसिपल डायगोनल के प्रोडक्ट में से ये जो ऑफ डायगोनल एलिमेंट सारे बेटा, ये जो ऑफ डायगोनल एलिमेंट, इनको बोला करते हैं ऑफ डायगोनल एलिमेंट, एंड दिस इज नोन एज प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट। तो प्रिंसिपल डायगोनल के प्रोडक्ट में से ऑफ डायगोनल के प्रोडक्ट को माइनस कर दो, A21 इनटू में A12। जैसे ही हम प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट में से, प्रोडक्ट में से ऑफ डायगोनल का प्रोडक्ट माइनस कर देंगे तो हमारे पास 2x2 के डिटरमिनेंट की बेटा वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो मैं मानता हूं 2x2 का डिटरमिनेंट भी हर स्टूडेंट को क्लियर हो गया होगा। 2x2 का डिटरमिनेंट एंड 1x1 का डिटरमिनेंट कैसे निकालना है, तो ये बेटा एक दो सिंपल तरीके हैं जो आपको रिमेंबर रखने। इसके बाद में हम प्रोसीड करते हैं आगे प्रोसीड करते हैं बेटा 3x3 का डिटरमिनेंट। सिंपली अभी हम पूरा डिटरमिनेंट चैप्टर स्टडी करेंगे डिटेल के अंदर, तो उसमें हम प्रॉपर्टीज भी स्टडी करेंगे डिटरमिनेंट की। अभी हम सिंपली एक्सपेंशन देख रहे हैं कि 1x1 का डिटरमिनेंट आ जाए, 2x2 का यदि हमारे पास में मैट्रिक्स हो उसका डिटरमिनेंट निकालना हो, 3x3 की स्क्वायर मैट्रिक्स हो उसका यदि हमें डिटरमिनेंट निकालना हो तो कैसे सिंपली निकालना है। तो हमें अभी खाली सिंपली एक बार वेरिफिकेशन देख रहे हैं, ताकि यदि, क्योंकि कुछ मैट्रिक्स में ऐसे टॉपिक्स हैं जैसे एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स पढ़ेंगे हम, इनवर्स पढ़ेंगे मैट्रिक्स का, तो बेटा उसमें डिटरमिनेंट का कंसेप्ट काम आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं 3x3 मैट्रिक्स। 3x3 मैट्रिक्स, तो सपोज करते हैं बेटा हमारे पास में 3x3 मैट्रिक्स हमें ये दे रखी है, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। These are the elements of the given square matrix। तो हमने कंसीडर की एक 3x3 की स्क्वायर मैट्रिक्स, क्लियर है। अब हमें बेटा इस 3x3 स्क्वायर मैट्रिक्स का क्या निकालना है, सपोज करो डिटरमिनेंट निकालना है। तो जैसे ही डिटरमिनेंट निकालना है तो मैंने स्क्वायर के साइन को हटा के किसमें बाउंड कर दिया, इसको मॉडुलस के साइन में बाउंड कर दिया, दो वर्टिकल लाइन में बाउंड कर दिया, क्लियर है। तो आप देख सकते हैं 3x3 की स्क्वायर मैट्रिक्स का अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, डिटरमिनेंट कैलकुलेट करना है। तो हम सिंपली एक्सपेंशन अभी सीख रहे हैं कि 3x3 की स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालने के लिए क्या करना है। 1x1 इज वेरी मच इजियर, 2x2 का भी डिटरमिनेंट निकालने का काफी आसान तरीका है, प्रिंसिपल डायगोनल के प्रोडक्ट में से ऑफ डायगोनल के प्रोडक्ट को माइनस कर दो, तो 2x2 का डिटरमिनेंट भी काफी आसान है। 3x3 का बेटा जो डिटरमिनेंट है, जो 3x3 की स्क्वायर मैट्रिक्स होती है हमारे पास में, और 3x3 की स्क्वायर मैट्रिक्स का जो हम डिटरमिनेंट निकालते हैं वो लिटिल बिट टिपिकल है, लेकिन आप प्रैक्टिस करोगे तो जरूर सीख जाओगे। इसमें क्या है हम समझते हैं। इस केस में बेटा 3x3 का डिटरमिनेंट निकालने के लिए काफी तरह रूल है। हम फर्स्ट रो के अलोंग भी इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, हम चाहे तो इसको फर्स्ट रो के अलोंग भी एक्सपेंड कर सकते हैं, सेकंड रो के अलोंग भी एक्सपेंड कर सकते हैं, थर्ड रो के अलोंग भी एक्सपेंड कर सकते हैं। हम इसको फर्स्ट कॉलम के अकॉर्डिंग भी एक्सपेंड कर सकते हैं, सेकंड कॉलम के अकॉर्डिंग भी एक्सपेंड कर सकते हैं, थर्ड कॉलम के अकॉर्डिंग भी एक्सपेंड कर सकते हैं। इसका यह मतलब हुआ कि एक 3x3 की जो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है हमारे पास में, जो एक 3x3 की स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालने के हमारे पास में 6 वेज हो गए, 6 वेज पॉसिबल है, क्लियर है। चलिए हम इसमें से कोई भी एक वे समझते हैं अभी सिर्फ, बाकी हम डिटरमिनेंट चैप्टर में अंडरस्टैंड करेंगे। सपोज कीजिए बेटा कि यहां पर डिटरमिनेंट की 3x3 की डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालने के लिए हम इसको फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं, एक्सपेंड अलोंग फर्स्ट रो, एक्सपेंड अलोंग फर्स्ट रो। हमने मान लिया कि हम इसको फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करके डिटरमिनेंट निकालना चाहते हैं। 6 तरीके हैं हमारे पास में, लेकिन अभी हम सिर्फ 1 वे अंडरस्टैंड करेंगे, रेस्ट वेज हम अंडरस्टैंड करेंगे इन द चैप्टर डिटरमिनेंट। चलिए सभी 6 वेज से एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि सारे के सारे 6 वेज से जब हम एक्सपेंड करके देखेंगे तो आंसर डिटरमिनेंट की वैल्यू सेम ही आएगी। तो हम कोई भी एक रो के अलोंग एक्सपेंड कर सकते हैं, फिर एक कॉलम के अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर सकते हैं। तो अभी हम जब फर्स्ट रो के अलोंग इसको एक्सपेंड कर रहे हैं तो बेटा हमें सिंपल सा मेथड याद रखना है जो मैं बता रहा हूं आपको। सबसे फर्स्ट एलिमेंट को रखेंगे A11 को, सिंपल सा मेथड। जब हम फर्स्ट रो के अलोंग इसको एक्सपेंड कर रहे हैं तो सबसे फर्स्ट एलिमेंट जो आएगा उसको रख लो। रखने के बाद में
सब मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालो। सब मैट्रिक्स बेटा एक वर्ड काम में आएगा, अभी मैं इसका मतलब देखेंगे। सब मैट्रिक्स, सब मैट्रिक्स जो सब मैट्रिक्स का मतलब होता है जिस एलिमेंट को हमने रख लिया, जिस एलिमेंट को हमने रख लिया उस एलिमेंट की रो को भी छोड़ दो और उस एलिमेंट के कॉलम को भी छोड़ दो, और जो बच गया हमारे पास में, जो बच गए एलिमेंट्स, इनका निकालो डिटरमिनेंट। तो बेटा जो एलिमेंट हमने रखा उस रो को डिलीट कर दो, उस कॉलम को भी डिलीट कर दो, तो ये जो बच गया हमारे पास में, इस बची हुई 2x2 की मैट्रिक्स को हम कहेंगे बेटा सब मैट्रिक्स। याद रखना, सब मैट्रिक्स। तो अभी सब मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकलेगा यहां पर A22, A23, A32 और A33। साइन जो चलते हैं बेटा, साइन अल्टरनेट चलते हैं, ध्यान रखना। जब हम फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं तो साइन अभी इतना समझो कि साइन अल्टरनेट चलेंगे। इसके लिए प्लस साइन आएगा, इसके लिए माइनस साइन आएगा बेटा, इसके लिए प्लस साइन आएगा दोबारा। तो हमने A11 को रख लिया, इसका काम हो गया। अब A12 को रखेंगे तो साइन क्या आ रहा है इसके ऊपर, माइनस, तो यहां पर आएगा माइनस का A12। सेम प्रोसीजर दोबारा रिपीट होगा। जिस एलिमेंट को हमने यहां पर रखा है उस एलिमेंट की रो को डिलीट कर दो और उस एलिमेंट के कॉलम को डिलीट कर दो। अब हमारे पास में ये 4 एलिमेंट लेफ्ट रह गए, तो इन 4 एलिमेंट से बनने वाली जो मैट्रिक्स होगी उस मैट्रिक्स को कहेंगे सब मैट्रिक्स, और उसी सब मैट्रिक्स का हम क्या निकालेंगे यहां पर, डिटरमिनेंट। तो यहां पर ये 2 एलिमेंट बच गए हमारे पास, A21, A31, यहां पर 2 एलिमेंट बच गए A23 और A33। एंड लास्ट एंड फाइनल फर्स्ट रो के अलोंग जब हम जा रहे हैं तो थर्ड एलिमेंट को अब हम रखने जा रहे हैं A13। जैसे ही हमने बेटा A13 को रखा, जैसे ही हमने यहां पर A13 को रखा तो सेम प्रोसीजर अगेन, A13 वाली रो को और उस कॉलम को डिलीट कर दो, माइंड में उसको डिलीट कर दो, और जो बच गया आपके पास में इसको कहेंगे सब मैट्रिक्स, और इस सब मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट यहां पर आएगा A21, A31, यहां पर आएगा A22 और A32। ये आएगा बेटा आपका डिटरमिनेंट। तो ये था 3x3 की स्क्वायर मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन अलोंग द फर्स्ट रो के अलोंग, कैसे एक्सपेंड करके हम आंसर निकालेंगे। अब 2x2 का डिटरमिनेंट का आंसर डायरेक्टली आ जाएगा, डायगोनल का प्रोडक्ट माइनस ऑफ डायगोनल का प्रोडक्ट। तो ये कैलकुलेशन हम बेटा डायरेक्टली कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए, तो अब हम आगे प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। हमने ये टॉपिक इसलिए स्टडी किया है क्योंकि कुछ ऐसे टॉपिक्स है मैट्रिक्स में, जैसे भी हम माइनस स्टडी करेंगे, कोफैक्टर्स है, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स है, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स है, तो उनमें लिटिल बिट डिटरमिनेंट का कंसेप्ट काम आएगा। बाकी जो प्रॉपर्टीज से रिलेटेड क्वेश्चन है डिटरमिनेंट के, वो सिर्फ हम स्टडी करेंगे डिटरमिनेंट चैप्टर के अंदर। क्लियर है? चलिए, लेट अस कम टू द नेक्स्ट टॉपिक नाउ। सेकेंड टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है माइनर एंड कोफैक्टर। माइनर एंड कोफैक्टर्स इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, रिमेंबर रखना। माइनर एंड कोफैक्टर्स, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अगेन। माइनर एंड कोफैक्टर्स, सेकेंड टॉपिक, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। ये टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगेन इसके ऊपर बेटा स्टार लगा लेना, डबल स्टार, क्योंकि यदि आपने माइनर एंड कोफैक्टर को डिटेल में स्टडी नहीं किया तो आपको एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स समझ में नहीं आएगा। जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा इसके बाद में, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, वो टॉपिक आपको समझ में नहीं आएगा। तो माइनर एंड कोफैक्टर ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से स्टडी करना एकदम, क्योंकि ये टॉपिक से ही आपको बेटा अगला जो टॉपिक अटैच्ड है एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, वो आपको डिटेल में अंडरस्टैंड हो पाएगा। चलिए, माइनर्स, सबसे पहला टॉपिक हम लेते हैं माइनर्स। माइनर्स का क्या मतलब है? माइनर्स सपोज कर लेते हैं बेटा सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स। एक बात का हमेशा ध्यान रखना, हम यहां पर बेटा जो भी स्टडी कर रहे हैं वो सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए स्टडी कर रहे हैं। डिटरमिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए डिफाइंड होता है। माइनर एंड कोफैक्टर्स की बात करेंगे तो बेटा ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही डिफाइंड होगा, इस बात को इंपॉर्टेंट याद रखना। एडजॉइंट की बात करेंगे, मैट्रिक्स के एडजॉइंट की निकालने की बात करेंगे, तो जब एडजॉइंट के अंदर बेटा कोफैक्टर्स काम आता है, कोफैक्टर का कंसेप्ट काम आता है, तो कॉमन सेंस है कि एडजॉइंट भी जो हम निकालेंगे वो स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही निकालेंगे। तो ये इस बात को तो अपने माइंड में रिमेंबर रखना, हर बार ये नहीं बताना पड़े, तुम्हारे माइंड में ये बात नहीं आनी चाहिए कि क्या सर ये चीज दूसरी मैट्रिक्स के लिए निकाल सकते हैं, नहीं। जैसे ही हमने डिटरमिनेंट का कंसेप्ट, जहां जहां डिटरमिनेंट का कंसेप्ट काम आ रहा है वो हर जगह सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही डिफाइंड होगा, अदर मैट्रिक्स नहीं डिफाइंड, उनके लिए अदर मैट्रिक्स के लिए हम कंसेप्ट यूज नहीं करेंगे। तो माइनर्स की यदि बात करें तो सपोज करते हैं बेटा, लेट
A is equal to aij of order n by n be a square matrix। सबसे पहले हमने एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले ली, स्क्वायर मैट्रिक्स ले ली हमने बेटा, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो माइनर की मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं, द माइनर Mij ऑफ Aij, डेफिनेशन लिख रहा हूं, द माइनर Mij ऑफ एलिमेंट Aij, किसी भी एलिमेंट का माइनर जो होगा बेटा, जो 3x3 की मैट्रिक्स लेते हैं सपोज कीजिए, तो माइनर हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट का निकलेगा। सबसे पहले हमें ये समझना है, डिटरमिनेंट तो पूरी की पूरी कंप्लीट स्क्वायर मैट्रिक्स का एक साथ निकलता है, लेकिन बेटा माइनर और जो कोफैक्टर की बात करें तो माइनर और कोफैक्टर जो है स्क्वायर मैट्रिक्स के हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट का निकलता है। तो इस बात को सबसे पहले हमें रिमेंबर रखना है, ठीक है। तो यदि हम Mij ऑफ एलिमेंट माइनर निकाले, माइनर का सिंबल होता है Mij का मतलब है ijth एलिमेंट का मैं माइनर कैलकुलेट करने जा रहा हूं। ijth कोई भी एलिमेंट हो सकता है, उसका हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, माइनर कैलकुलेट कर रहे हैं। और एलिमेंट हमने यहां पर बताई की दी है कि ijth हमारे पास में कोई एलिमेंट है, इसी का हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, माइनर। इन द डिटरमिनेंट ए, हम लैंग्वेज को ज्यादा प्रायोरिटी नहीं दे रहे, डायरेक्टली हम इसको कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो माइनर किसी भी एलिमेंट Aij का जब निकलेगा तो बेटा यदि मैट्रिक्स n ऑर्डर की है तो माइनर जो निकलेगा वो सब मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकलेगा। माइनर जो आएगा वो क्या आएगा, डिटरमिनेंट आएगा, डिटरमिनेंट ऑफ सब मैट्रिक्स। माइनर जो निकल के आएगा वो डिटरमिनेंट निकल के आएगा सब मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n बाई -1। कभी भी हम किसी भी एलिमेंट Aij का जब भी माइनर निकालेंगे तो एक नई सब मैट्रिक्स बनेगी, नई सब मैट्रिक्स आएगी, उसका क्या निकालेंगे, डिटरमिनेंट कैलकुलेट करेंगे, जिसका ऑर्डर कितना होगा, n-1, विच इज फॉर्म्ड। ये सब मैट्रिक्स कब बनेगी बेटा, दिस इज फॉर्म्ड, विच इज फॉर्म्ड बाय डिलीटिंग ith रो एंड jth कॉलम। तो कभी भी हमें किसी भी एलिमेंट ijth एलिमेंट का माइनर कैलकुलेट करना है, बड़ा सिंपल टॉपिक है, इसमें कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। कंफ्यूजन सिर्फ डेफिनेशन में है, तो डेफिनेशन आपको लर्न नहीं रखनी, सिर्फ समझना है। बाकी अभी हम जब मैट्रिक्स लेके एग्जांपल लेके करेंगे तो ये टॉपिक तो सबसे सिंपल टॉपिक में आता है। तो कभी भी हम किसी भी ijth एलिमेंट का जब माइनर कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसका सिंपल सा क्या मतलब है, उस ijth एलिमेंट का माइनर कैलकुलेट करने का मतलब है ith रो और jth कॉलम को डिलीट करने के बाद जो हमारे पास में सब मैट्रिक्स बच जाएगी बेटा, उस सब मैट्रिक्स का क्या निकाल लो, डिटरमिनेंट निकाल लो, वही उस ijth एलिमेंट का क्या कहलाएगा, माइनर कहलाएगा। चलिए एग्जांपल डिस्कस करते हैं बेटा, एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। सपोज कीजिए ए मैट्रिक्स हमें दे रखी है 3x3 ऑर्डर की। चलिए पहले 2x2 ऑर्डर की बात करते हैं। 2x2 ऑर्डर, तो 2x2 ऑर्डर में 11 12, दिस इज एलिमेंट 13 एंड दिस इज एलिमेंट 14। सपोज कीजिए ये 11वां एलिमेंट है बेटा, 11th एलिमेंट, और मुझे 11th एलिमेंट का क्या निकालना है, माइनर निकालना है। हमारे पास में सपोज कीजिए बेटा ये 11th एलिमेंट और इसका हमें माइनर कैलकुलेट करना है। तो माइनर को किस सिंबल से दिखाएंगे, 11। जिस एलिमेंट का माइनर कैलकुलेट करना है नाम भी वही रहेगा। 11th एलिमेंट का माइनर कैलकुलेट करना है तो नाम भी आएगा M11। 12th एलिमेंट का माइनर कैलकुलेट करना है तो नेम भी आएगा M12। तो 11th एलिमेंट का जब माइनर निकालेंगे तो सिंपली हमने क्या पढ़ा, जिस एलिमेंट का माइनर निकालेंगे उस रो को डिलीट कर दो, उस कॉलम को भी डिलीट कर दो, और जो सब मैट्रिक्स हमारे पास बच जाएगी उसका क्या निकाल लो बेटा, डिटरमिनेंट निकाल लो। तो यहां पर क्योंकि ये 2x2 की मैट्रिक्स है तो 11th एलिमेंट का जब माइनर कैलकुलेट कर रहे हैं इस रो को और इस कॉलम को डिलीट करने के बाद में हमारे पास सिंगल एलिमेंट बच रहा है, यानी 1x1 की सब मैट्रिक्स बच रही है, ऐसा कह सकते हैं 1x1 की सब मैट्रिक्स बच रही है। तो बेटा इस एलिमेंट का डिटरमिनेंट निकाल लेना, तो इसका सिंगल एलिमेंट का डिटरमिनेंट निकालोगे तो ये एलिमेंट खुद ही आ जाएगा। क्लियर है। चलिए 12th एलिमेंट का जब हम माइनर निकालेंगे, 12th एलिमेंट का माइनर निकालेंगे तो उस रो को और उस कॉलम को डिलीट कर दो, तो जो बच गया उसका डिटरमिनेंट निकाल लो। तो सिंगल 1x1 की सब मैट्रिक्स बच गई तो इसका डिटरमिनेंट ये खुद ही आ जाएगा, क्योंकि ये मॉडुलस साइन नहीं है बेटा, ध्यान रखना, दिस इज नॉट द साइन ऑफ मॉडुलस। पता चले नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव बना के बाहर निकाल दो तुम, नहीं, दिस इज द सिंबल ऑफ डिटरमिनेंट।
यदि -3 है तो आंसर -3 आएगा, क्योंकि सिंगल रियल नंबर का डिटर्मिनेंट वो आंसर खुद ही होता है। हमने 1 by 1 की मैट्रिक्स में स्टडी किया था। सिमिलरली 21th एलिमेंट का माइनर निकालोगे तो इस रो को और इस कॉलम को डिलीट कर दो तो सिंगल एलिमेंट बचा, ये इसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा, ये 12 खुद। लास्ट एंड फाइनल 22th एलिमेंट का डिटर्मिनेंट निकालोगे, इसका तो ये आ रहा है अपने पास 21 और 22। तो 21th एलिमेंट का निकाला, सेम है। 22th एलिमेंट, इसका एलिमेंट माइनर निकालोगे तो इसका माइनर निकालोगे तो आंसर कितना आएगा? इस रो को और इस कॉलम को डिलीट कर दो तो 11th एलिमेंट का डिटर्मिनेंट आएगा। तो बेटा 11th एलिमेंट का डिटर्मिनेंट आ जाएगा हमारे पास में A11। तो मैं मानता हूं बेटा ये टॉपिक आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। यहां पर थोड़ा सा छोटा सा चेंजमेंट कर लेना, क्योंकि इसका नेम जो दिया है हमने 21 और 22 दिया, तो चेंजमेंट कर लेना। जब हमने 11th एलिमेंट का माइनर निकाला तो रो को डिलीट करने के बाद एलिमेंट क्या बचेगा, यहां पर चेंज कर लेना, 22 आएगा। क्या आएगा? 22। और यहां पर चेंजमेंट कर लेना, यहां पर आएगा 21। तो ये अपने 4 माइनर निकल के आ रहे बेटा, सिंपल टॉपिक है। अब हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे डिटेल में। एक 3 by 3 की मैट्रिक्स लेके इसको हम डिटेल में अंडरस्टैंड करते हैं। कंसेप्ट को देखना बोर्ड में। लेट अस अंडरस्टैंड नाउ सम एग्जांपल टू अंडरस्टैंड द पर्टिकुलर टॉपिक माइनर। पूरे टॉपिक को डिटेल में समझने के लिए, जिन स्टूडेंट्स को डिटेल में समझ में नहीं आया है, लेट अस अंडरस्टैंड द गिवन कंसेप्ट बाय द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल। तो हम यहां पर एक 3 by 3 की मैट्रिक्स कंसीडर कर ले। एग्जांपल लेते हैं बेटा, एक 3 by 3 की मैट्रिक्स कंसीडर कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 6। सपोज कीजिए यहां पर 0 आ गया, 2 आ गया, 5 आ गया। गेम कोई भी एलिमेंट हमने ले लिए, ये हमारे पास में एक 3 by 3 की स्क्वायर मैट्रिक्स है। दिस इज क्लियरली द मैट्रिक्स ऑफ 3 by 3। अब इस मैट्रिक्स में टोटल एलिमेंट आ रहे हैं बेटा 9। हम क्लियरली देख सकते हैं इस स्क्वायर मैट्रिक्स में हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ रहे हैं 9। और अब हमें हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट का क्या कैलकुलेट करना है? माइनर कैलकुलेट करना है। चलिए सबसे फर्स्ट एलिमेंट लेते हैं 11th एलिमेंट। तो 11th एलिमेंट का माइनर किससे डिनोट करेंगे? M11 से। तो माइनर निकालने के लिए डेफिनेशन क्या कहती है कि स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए? बिल्कुल है। जिस एलिमेंट का माइनर निकाल रहे हो उस रो को और उस कॉलम को डिलीट कर दो। अपने मन में उस रो को छोड़ दो सारे बच्चे, और उस कॉलम को डिलीट कर दो, उस रो को और उस कॉलम को डिलीट कर दो। तो जैसे डिलीट कर दिया बेटा, मैट्रिक्स क्या बच गई? 5 6 2 और 5 की 2 by 2 की मैट्रिक्स बच गई। उस रो को और उस कॉलम को डिलीट करने के बाद ये सब मैट्रिक्स बच गई हमारे पास में 2 by 2 ऑर्डर की, क्योंकि ऑर्डर जो आता है गिवन ऑर्डर से 1 ऑर्डर कम आता है, n-1 ऑर्डर आता है। तो जो हमारे पास में ये जो बच गई 2 by 2 की मैट्रिक्स, इसका क्या निकलेगा? डिटर्मिनेंट निकलेगा। और यही जो बची हुई मैट्रिक्स इसको हम कहेंगे सब मैट्रिक्स। रिमेंबर रखना। तो यहां पर आ गया 5 6 2 और 5 का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर दो तो आंसर आ जाएगा बेटा डायगोनल का प्रोडक्ट 25 माइनस नन डायगोनल का प्रोडक्ट 6 2 12। तो अपने पास में आंसर आ गया 3 और 1 13। तो क्लियरली हमने देखा 11th एलिमेंट का माइनर आ चुका है। अब निकालने जा रहे हैं 12th का। मैं सारे एलिमेंट्स का माइनर कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं बेटा, सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं कुछ माइनर्स को समझाने के लिए। चलिए रेगुलर ऑर्डर में नहीं निकालते हम। अब मान लीजिए सपोज कीजिए ये एलिमेंट आ गया। इस एलिमेंट का क्या नाम है? इस एलिमेंट का नाम है A31। क्लियर है? जो 0 एलिमेंट लिखा हुआ है इसका क्या नाम है? 31th एलिमेंट है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। तो बेटा इसका माइनर निकालते हैं। चलिए 31th एलिमेंट का हम माइनर कैलकुलेट करते हैं। तो हमारी डेफिनेशन क्या कहती है? जिस एलिमेंट का माइनर निकालना है उस रो को और उस कॉलम को अपने मन में डिलीट कर दो। करने के बाद में जो तुम्हारे पास में सब मैट्रिक्स बच जाएगी, इस सब मैट्रिक्स का क्या निकाल लो? डिटर्मिनेंट निकाल लो। तो कितना आएगा बेटा डिटर्मिनेंट? एलिमेंट आएंगे 2 3 5 और 6। और इसका जैसे ही आप आंसर निकालोगे तो डायगोनल का प्रोडक्ट आ गया 12 माइनस ऑफ डायगोनल का प्रोडक्ट आ गया 15। 12 में से 15 के आंसर आ गया बेटा -3। तो मैं आपको हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट का बेटा माइनर नहीं निकाल के दिखा रहा हूं। माइनर निकालना है जिस भी एलिमेंट का, उस रो को और उस कॉलम को डिलीट कर देना और बचे हुए का आपका माइनर आ जाएगा। चलिए तो हम आगे प्रोसीड करते हैं कोफैक्टर टॉपिक पे। तो माइनर का टॉपिक अपना कंप्लीट हो गया है। यदि 9 एलिमेंट है, ध्यान रखना यहां पर मैट्रिक्स में 9 एलिमेंट है, तो हर एक एलिमेंट का माइनर सेपरेटली क्या होगा? कैलकुलेट होगा, अलग अलग। क्लियर है? चलिए अब हम डिस्कशन करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, कोफैक्टर्स। कोफैक्टर माइनर एक सबसे इजी टॉपिक था, अब हम बात करते हैं कोफैक्टर। अगला टॉपिक लेते हैं बेटा इसमें कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स
मैं बार बार कह रहा हूं, जिस बच्चे को माइनर एंड कोफैक्टर निकालना आ गया स्क्वायर मैट्रिक्स का, उस बच्चे को एडजॉइंट भी आ गया, क्योंकि एडजॉइंट कोफैक्टर पे ही डिपेंड करता है। तो कोफैक्टर निकालने के लिए डेफिनेशन है बेटा, यदि हमारे पास में कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स आ रही है 3x3 ऑर्डर की, ये एलिमेंट आगे A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये हमारे पास में बेटा एलिमेंट्स आ गए। क्लियर है? चलिए अब हम देखते हैं हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर कैसे निकालते हैं। जिस तरह से हमने माइनर निकाला उसी तरीके से बेटा हम हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे। चलिए तो बेटा जनरल कोफैक्टर लिख लेते हैं पहले ijth एलिमेंट का। ijth एलिमेंट का बेटा जो कोफैक्टर आएगा उसका छोटा सा एक फॉर्मूला आपको दे रहा हूं, रिमेंबर रख लेना। कोई भी जनरल एलिमेंट ले लिया हमने ijth, उसका जो कोफैक्टर आएगा वो आएगा कोफैक्टर -1 की पावर i प्लस जे इंटू में mij। ये फॉर्मूला ही रिमेंबर रखना है बेटा आपको। किसी भी एलिमेंट ijth एलिमेंट का आपको यदि कोफैक्टर कैलकुलेट करना है, कोफैक्टर कैलकुलेट करना है, तो जो फॉर्मूले का आंसर आएगा वो आएगा -1 की पावर i प्लस जे इंटू mij। यहां पर ij किसको डिनोट कर रहा है? ij का मतलब है हमने एलिमेंट लिया ith रो और jth कॉलम का कोई भी एलिमेंट लिया है, तो बेटा ये कोफैक्टर निकालने का तरीका है। यहां पर mij कौन है? mij उसका माइनर ही है। चलिए निकालते हैं। तो हम जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं बेटा, यहां पर दोबारा कोई एग्जांपल ले लेते हैं समझने के लिए। 3x3 की एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये हमने एक 3x3 की मैट्रिक्स ले ली। अब किसी बच्चे ने मेरे को कहा कि सर 22 एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल के दो। 22th, ये रहा 22वां एलिमेंट, इस 22वें एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल के दो। चलिए निकालता हूं। तो बेटा 22वें एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है तो फॉर्मूला क्या आएगा? -1 की पावर i प्लस जे। i प्लस जे का मतलब हो गया बेटा 2 + 2 इंटू में क्या आएगा? m22। ijth एलिमेंट का मतलब 22 एलिमेंट है, तो 22 एलिमेंट का क्या काम आएगा बेटा? यहां पर माइनर काम आएगा। तो यहां से आंसर आया C22 = बेटा -1 की पावर तो हो गया 4। किसी भी नेगेटिव नंबर की पावर इवन होती है तो वो नंबर पॉजिटिव बन जाता है। तो बचा क्या बेटा? यहां पर m22 के इक्वल बचा, m22 के इक्वल। और बेटा m22 का क्या मतलब है? पिछले हमने माइनर सीख लिया था। m22 का मतलब है 22 जो एलिमेंट है उसका माइनर निकालना, तो वो तो हमें आता ही है। ये रहा 22 एलिमेंट, उस रो को और उस कॉलम को छोड़ दो। जिस एलिमेंट का माइनर निकालना है उस रो को और उस कॉलम को डिलीट कर दो। तो उस रो को और उस कॉलम को डिलीट करने के बाद एलिमेंट क्या क्या बचे? एलिमेंट बचे 1 3 7 और 9। 1 3 7 और 9 जो एलिमेंट बच गए बेटा, जिन एलिमेंट से बच गए 4 एलिमेंट, वो बन गई हमारी सब मैट्रिक्स। और उस सब मैट्रिक्स का क्या निकाल लो? डिटरमिनेंट निकाल लो। तो आंसर कितना आ गया? 9 1 जा 9 माइनस का 21, तो बेटा आपका आंसर आ गया -12। क्लियर आंसर सभी को? चलिए तो इस तरह से आप अब किसी भी एलिमेंट का क्या निकाल सकते हो बेटा? कोफैक्टर निकाल सकते हो। चलिए एक और बताता हूं आपको। अब किसी बच्चे ने कहा कि सर 33 एलिमेंट का कोफैक्टर निकालो। चलो 32 का निकालते हैं, 32 का निकालते हैं। किसी बच्चे ने कहा कि सर 32th एलिमेंट का कोफैक्टर निकालो। तो 32th एलिमेंट का जो कोफैक्टर निकलेगा, फॉर्मूला लगाओ, -1 की पावर कितना आएगा? 3 + 2 इंटू में क्या आ जाएगा बेटा? m32। सेम टाइम पे उसका माइनर मल्टीप्लाई होगा 32 एलिमेंट का। तो यहां पर आंसर आया, क्योंकि -1 की पावर 5 आ रहा है तो आंसर नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव आ गया। और यहां पर आ गया बेटा m32। m32 का क्या मतलब है? वो तो तुम्हें पता ही है। m32 का मतलब है 32th एलिमेंट का माइनर निकालना। तो सारे बच्चे 32th एलिमेंट पे चले जाओ। जिस एलिमेंट का माइनर निकालना है उस रो को और उस कॉलम को डिलीट कर दो। तो सब मैट्रिक्स क्या बची? 1 3 4 और 6। ये सब मैट्रिक्स बचेगी 1 3 4 और 6। जो सब मैट्रिक्स हमारे पास में बच गई है बेटा, इसका डिटरमिनेंट निकाल दो। तो आंसर आ गया 6 1 जा 6 माइनस का 4 3 जा 12। तो आंसर आ गया बेटा 6 में से 12 गया -6, लेकिन बाहर माइनस है तो आंसर आ गया +6। आई होप आपको सभी स्टूडेंट्स को माइनर और कोफैक्टर टॉपिक डिटेल में समझ में आ गया होगा। चलिए ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था। अब हम प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है एडजॉइंट। आज हम ये लास्ट टॉपिक स्टडी करेंगे, कंप्लीट एडजॉइंट। एक बात नोट्स में सारे बच्चे लिख लेना, माइनर एंड कोफैक्टर्स आर ओनली डिफाइंड फॉर द स्क्वायर मैट्रिक्स। सभी स्टूडेंट्स नोट्स के अंदर अपने लिख लेना एक पॉइंट,
माइनर एंड कोफैक्टर्स आर ओनली डिफाइंड फॉर द स्क्वायर मैट्रिक्स ओनली। ये पॉइंट लिखना, क्लियर है। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स सबसे वन ऑफ द मैट्रिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसके ऊपर कंपटीशन एग्जाम में काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके ऊपर भी बोर्ड के अंदर भी डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, बोर्ड में भी आता है, कंपटीशन एग्जाम आईआईटी मेंस के अंदर भी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसकी जो प्रॉपर्टीज आएगी बेटा, प्रॉपर्टीज तो बाय हार्ट लर्न रखना। इसकी जो मैं प्रॉपर्टीज आपको कराऊंगा, लगभग 10 to 15 प्रॉपर्टीज जितनी भी है, तो वो प्रॉपर्टीज आपको बाय हार्ट लर्न रखनी है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है, मेंस के अंदर भी और बोर्ड के अंदर भी, सीधा प्रॉपर्टी बेस के ऊपर। तो बेटा किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का एडजॉइंट हमें निकालना है, तो लिख लेते हैं पहले। सपोज कीजिए एक स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखिए, ऑर्डर आ गया इसका 3x3, एलिमेंट आ गए 11, 12, 13, 21, 22, 23। नेक्स्ट एलिमेंट आ गया 31th एलिमेंट, 32th एलिमेंट और 33th एलिमेंट। ये हमारे पास में एक स्क्वायर मैट्रिक्स आ गई जिसका ऑर्डर है 3x3 स्क्वायर मैट्रिक्स। अब हमें सपोज कीजिए इस स्क्वायर मैट्रिक्स का क्या निकालना है बेटा, एडजॉइंट निकालना है। क्या निकालना है? एडजॉइंट। एडजॉइंट को शॉर्ट में लिखा जाता है बेटा एडीजे। एडीजे ध्यान रखना, एडजॉइंट को शॉर्ट में लिखा जाता है एडीजे। एडीजे ऑफ ए का मतलब है स्क्वायर मैट्रिक्स का क्या निकालना है मुझे, एडजॉइंट निकालना है। पढ़ने का तरीका भी देखना। तो बेटा इसका जो आंसर आएगा, यहां पर तो लगा देना बाहर ट्रांसपोज, यहां पर तो लगा देना ट्रांसपोज। और अंदर क्या आएंगे, इन एलिमेंट्स के कोफैक्टर आएंगे, C11, C12, C13, C21, C21, C22, C23, C31, C32 और C33। इसका क्या मतलब हुआ कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का यदि हमें एडजॉइंट कैलकुलेट करना है, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का यदि हमें एडजॉइंट कैलकुलेट करना है, तो इट इज अ सिंपल, वी विल डू द ट्रांसपोज ऑफ द कोफैक्टर मैट्रिक्स। ये इस मैट्रिक्स को क्या कहेंगे बेटा, इस मैट्रिक्स को कहेंगे कोफैक्टर मैट्रिक्स। कोफैक्टर मैट्रिक्स हमने सबसे पहले क्या करेंगे, जितने भी हमारे पास में एलिमेंट्स दे रखे उन सभी एलिमेंट्स के रफ के अंदर, मतलब पेपर में तो दिखाना है हमें कैलकुलेशन करके, सबसे पहले उनके करस्पॉन्डिंग सारे कोफैक्टर्स निकालेंगे। कोफैक्टर निकालने के बाद में इनकी जगह हम इनके कोफैक्टर्स को क्या कर देंगे बेटा, अरेंज कर देंगे। कोफैक्टर्स को अरेंज करने के बाद जब मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दिया जाएगा, तो बेटा ट्रांसपोज करने के बाद जो हमारे पास में नई मैट्रिक्स निकल के आएगी, वो मैट्रिक्स जो कहलाएगी वो उस स्क्वायर मैट्रिक्स का क्या कहलाएगी बेटा, एडजॉइंट कहलाएगी। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हम इसके ऊपर एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं। विदाउट वेस्टिंग द टाइम नाउ we are going to attempt one question so that we can understand the concept of adjoint of a matrix in detail. Let us do the question now. एक मैट्रिक्स ले लेते हैं बेटा, एक एग्जांपल लेते हैं हम समझने के लिए। एक मैट्रिक्स ले ली हमने सबसे पहले 3x3 की मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स आ गई हमारे पास में 3x3 की। अंडरस्टैंड कर लेना बेटा डिटेल के अंदर, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। किसी भी 2x2 की स्क्वायर मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालने का शॉर्टकट है हमारे पास में। 2x2 की स्क्वायर मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालने का शॉर्टकट है, वो शॉर्टकट हम पढ़ेंगे इस टॉपिक के बाद में। तो हमारे पास में मैट्रिक्स ले ली हमने 1 5 3 1 5 3 0 5 0। चलो यहां पर 2 ही ले लेते हैं, 1 2 3 0 5 0, और यहां पर आ गया 2 4 3 2 4 3। दिस इज द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट, क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए। Adjoint of A. It means we have to simply calculate the adjoint of the square matrix. हमें स्क्वायर मैट्रिक्स का क्या कैलकुलेट करना है, एडजॉइंट कैलकुलेट करना है। काफी डिटेल में स्टडी कर लेना बेटा इस टॉपिक को। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, टाइम भी कंज्यूमिंग भी लगता है बेटा जमा, लेकिन आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको टाइम कम लगेगा। एक बात और बता देता हूं, इस क्वेश्चन में बेटा सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, वो बड़ी प्रॉब्लम ये है कैलकुलेशन मिस्टेक। 99% स्टूडेंट्स जब इसको करते हैं फर्स्ट टाइम पे, तो उनका आंसर सही नहीं आता है। बहुत रेयर चांसेस में बेटा स्टूडेंट्स का आंसर सही आता है इसके क्वेश्चंस में। तो आपको कैलकुलेशन पे सबसे ज्यादा ध्यान रख देना है कि एक भी कोफैक्टर तुम्हारा गलत ना हो जाए। यदि एक भी कोफैक्टर गलत हो गया, फिर उसका साइनिंग मिस्टेक हो गया, तो आपका फिर एडजॉइंट भी गलत माना जाएगा। तो ध्यान देना बेटा इस बात पे। चलिए बिना टाइम खराब किए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम कोफैक्टर निकालते हैं। एडजॉइंट तो आ जाएगा बेटा, अपन को पता ही है एडजॉइंट क्या आएगा। जो हमारा एडजॉइंट निकल के आएगा ए मैट्रिक्स का, वो क्या निकल के आएगा, ट्रांसपोज आएगा। किसका ट्रांसपोज आएगा, कोफैक्टर की मैट्रिक्स से बनने वाली का। C11 C12 C21 C22 C23
C31, C32, C33। तो एडजॉइंट तो निकालना काफी सिंपल है, पहले सारे के सारे कोफैक्टर्स को कैलकुलेट कर लो, मैट्रिक्स के अंदर अरेंज कर दो, अरेंज करने के बाद उसका ट्रांसपोज कर दो। तो एडजॉइंट तो कैलकुलेट करना एकदम बच्चों का काम है बेटा। सबसे इंपॉर्टेंट काम जो है, जो मिस्टेक होती है, वो है कोफैक्टर को सही से कैलकुलेट करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कोफैक्टर निकालना। बेटा मैं आपको एक शॉर्टकट बता दूंगा, देखिए कोफैक्टर के बेटा पहले मैं निकाल देता हूं, उसके बाद साइन पे ध्यान देना तुम लोग। जब सम, इनका सम करने पर 11th प्लेस है बेटा, ये प्लेस कौन सी है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की प्लेस है। जब इनका सम करने पर इवन आंसर आएगा, जब भी इनका सम करने पर, ये जो बेस में लिख रहा हूं मैं यहां पर बेस में, जब भी बेटा इनका सम करने पे इवन आंसर आएगा तो -1 की पावर लेने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि -1 की पावर इवन नेगलेक्ट हो जाएगी। लेकिन जब भी इनका सम बेटा ऑड आ रहा है, इनका सम करने पे क्या आ रहा है, ऑड आ रहा है, तो बाहर क्या लगा लेना, माइनस साइन लगा लेना, फिर माइनस से क्या करना, मल्टीप्लाई करना। तो डायरेक्ट भी आप समझ सकते हो, जैसे यहां पर C11 आ रहा है, तो C11 आ रहा है तो क्या आएगा, -1 की पावर 1 + 1 आएगा, लिखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि बेटा इनका सम इवन है, -1 की पावर इवन गायब हो जाएगा, तो बचेगा कितना, M11 के इक्वल आएगा। और M11 डायरेक्टली निकालेंगे बिना टाइम खराब किए। M11 का मतलब है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट कर दो तो आंसर आएगा बेटा 3 5 15, 15 माइनस का 0 तो 15 आ गया। C12 की बात करेंगे तो C12 में क्योंकि इनका सम ऑड आ रहा है, सम ऑड आ रहा है तो माइनस साइन लगा लो और यहां पर आ जाएगा M12, तो आंसर आ गया माइनस का M12। 12th एलिमेंट का माइनर निकालोगे तो 12th एलिमेंट की रो को छोड़ दो, कॉलम को डिलीट कर दो, तो बेटा 3 0 तो 0 हो गया, 2 0 तो 0 हो गया, तो आंसर आ गया 0 × 0 = 0। 13th एलिमेंट का आप कोफैक्टर निकालोगे तो 13th एलिमेंट का कोफैक्टर आएगा, सम क्या आ रहा है, सम इवन, तो माइनस साइन नहीं आएगा और यहां पर आ जाएगा M13 के इक्वल। M13 13th एलिमेंट का माइनर, उस रो को छोड़ दो, उस कॉलम को छोड़ दो, 4 0 तो 0 माइनस 4 0 तो 0 -2 5 10, तो आंसर आ गया बेटा माइनस का 10। नेक्स्ट 21 एलिमेंट का निकालोगे तो सम क्या आ रहा है, ऑड आ रहा है, सम ऑड आ रहा है तो माइनस साइन लगेगा, तो माइनस आ जाएगा और यहां पर 21वें एलिमेंट का क्या निकलेगा बेटा, कोफैक्टर। 21th एलिमेंट का कोफैक्टर निकालने के लिए उस रो को डिलीट कर दो, उस कॉलम को डिलीट कर दो, तो बचा क्या 3 2 6 -4 3 12, तो आंसर आएगा 6 में से 12 बेटा माइनस का 6 और प्लस का 6 आ जाएगा, ये +6। इसी तरह से C22 निकाल लो, C23 निकाल लो, पहले लिख लो सारे बच्चे, C31 C32 निकालना और C33 निकालना है, तो इनको लिख लो बेटा एक बार। तो C22 निकालोगे, माइनस इनका सम क्योंकि ऑड इवन आ रहा है तो ये M22 के इक्वल होगा, इनका सम क्योंकि ऑड आ रहा है तो ये माइनस का M23 के इक्वल होगा, इनका सम क्योंकि इवन आ रहा है तो बेटा ये M31 के इक्वल होगा, इसका सम ऑड आ रहा है तो ये माइनस का M32 के इक्वल होगा। इस तरह से सबसे पहले आप लिख लो, इनको कैलकुलेशन बाद में कर लेना। फाइनली लास्ट एंड फाइनल 33 के लिए सम क्योंकि बेटा इसका इवन आ रहा है, बेस का सम इवन आ रहा है, 3 + 3 6, तो आंसर आ जाएगा ये भी M33 के इक्वल। अब फाइनली बेटा इनके माइनर निकाल के आप आंसर को प्लॉट कर दो और कुछ भी नहीं करना तुम्हें। फाइनली इनका माइनर निकालो और इनको अपनी जगह पे क्या कर दो, सारे बच्चे प्लॉटिंग कर दो। तो 0 आ गया हमारा पहला माइनर हमने निकाला, 11th एलिमेंट का हमने माइनर निकाला तो हमारे पास 15 आ गया, 12th एलिमेंट का माइनर आ गया 0, 13th एलिमेंट का हमारा -10 आ गया, 21th एलिमेंट का बेटा हमारे पास आ गया 6, 22 एलिमेंट का आ जाएगा बेटा -3, देख सकते हैं 22 एलिमेंट का, इस रो को छोड़ दो बेटा, इस कॉलम को छोड़ दो, 3 1 3 माइनस का 6, तो आ जाएगा बेटा -3। 23rd एलिमेंट का निकालोगे तो ये आ जाएगा, इसको छोड़ दो बेटा, इसको डिलीट कर दो, तो 4 1 4 माइनस का 4, 0 आ गया दोबारा। तो इस तरह से बेटा सारे एलिमेंट्स का सबसे पहले कैलकुलेशन कर लो सभी बच्चे फटाफट। नेक्स्ट आएगा -15 0 और 5, -15 0 और 5, तो आप सभी बच्चे इसकी कैलकुलेशन अब खुद कर लेना, मैंने आपको कैलकुलेशन करना सिखा दिया है, इतने सारे कोफैक्टर्स मैंने निकाल दिए हैं। अब फाइनली एडजॉइंट की बारी आती है एडजॉइंट निकालने की। तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स निकालने के लिए जहां जहां कोफैक्टर्स आ रहे हैं बेटा, जिन जिन एलिमेंट्स के हमने कोफैक्टर निकाले उन कोफैक्टर्स को मैट्रिक्स में सभी बच्चे अरेंज कर दीजिए। तो 11 की जगह आंसर आ रहा है 15, 12th कोफैक्टर की जगह आंसर आ रहा है 0, 13th कोफैक्टर की जगह आंसर आ रहा है -10, 21th कोफैक्टर आ रहा है 6, 22 कोफैक्टर निकल के आ रहा है -3, 23rd कोफैक्टर निकल के आ रहा है 0, 31th कोफैक्टर आ रहा है -15,
32th को फैक्टर आ रहा है 0 और लास्ट को फैक्टर आ रहा है 5। एक बात को और ध्यान रखना, जैसे मैं बार बार कह रहा हूं, कैलकुलेशन पे ध्यान देना। एक एलिमेंट भी मिस्टेक हो गई तो लास्ट में गलती पकड़ में नहीं आएगी पेपर में, दिमाग में रखना इस बात को। इससे बढ़िया कि पहले ही 5 सेकंड ज्यादा लगा के क्वेश्चन को कर लेना, लेकिन यदि एक भी मिस्टेक हो गई क्वेश्चन में तो कैलकुलेशन में गलती पकड़ में नहीं आती बेटा एग्जाम में। तो यहां से फाइनली हमारे पास में एडजॉइंट ऑफ ए का जो आंसर आ रहा है, गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स का क्या कर दो, अब ट्रांसपोज कर दो, ट्रांसपोज रो को इंटरचेंज कर दो कॉलम से, तो आंसर आ गया 15 0 माइनस का 10 6 माइनस 3 0 माइनस 15 0 और 5, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। तो मैं मानता हूं सभी बच्चों को एडजॉइंट निकालना आ गया होगा, मैंने आपको काफी डिटेल में बता दिया है। तो 3x3 स्क्वायर मैट्रिक्स का हमने एडजॉइंट निकालना डिटेल में अंडरस्टैंड कर लिया है। नाउ लेट अस मूव टू द एडजॉइंट ऑफ 2x2 मैट्रिक्स। 3x3 का कोई शॉर्टकट नहीं है, 3x3 की स्क्वायर मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालने का कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको कोफैक्टर्स निकालना पड़ेगा, बस इतना ही है। जब आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो ये कोफैक्टर्स आपके स्पीड में निकलना स्टार्ट हो जाएंगे, धीरे धीरे टाइम कम होता जाएगा। चलिए नाउ लेट अस डिस्कस 3x3 स्क्वायर मैट्रिक्स का शॉर्टकट। 3x3 का हो गया बेटा, 2x2 की स्क्वायर मैट्रिक्स का शॉर्टकट देखते हैं। चलिए लॉन्ग कट भी देखते हैं, एक शॉर्टकट भी देखते हैं। चलिए फटाफट 2x2 ऑर्डर ले रहे हैं, 2x2 तो हमने एक स्क्वायर मैट्रिक्स ली बेटा, सिंपल सी ले लेते हैं, काम करते हैं 1 2 3 4 ही ले लेते हैं। ये 2x2 की स्क्वायर मैट्रिक्स आ गई, इसके कोफैक्टर निकाल लो यार सबसे पहले एडजॉइंट निकालने के लिए। C11 क्या आएगा, सम क्या आ रहा है, इवन आ रहा है, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ दो, इसका आ गया 4 के बराबर, क्योंकि सिंगल एलिमेंट का माइनर भी निकालोगे तो उसी के इक्वल आएगा, बता चुका हूं मैं। 12th का निकालोगे, 12th एलिमेंट का, तो ये 12th एलिमेंट आ रहा है, सम क्या आ रहा है बेटा, ऑड आ रहा है, साइन माइनस का आएगा, और इसको छोड़ दो इसको छोड़ दो, 3 के इक्वल आ गया। 31 का निकालोगे कोफैक्टर, तो 31 का कोफैक्टर निकालने के लिए 31 का जब आप कोफैक्टर की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो था सम दे 21, सॉरी यहां पर 31 वैल्यू हम नहीं लेंगे काम में, हम वैल्यू काम पे लेंगे 21। तो जैसे हम बेटा यहां पर 21 वैल्यू काम में लेंगे तो 21 का सम देख लो सभी बच्चे, ऑड आ रहा है, तो जैसे ही सम ऑड आ रहा है तो इस एलिमेंट को छोड़ दो, इसको छोड़ दो, आंसर क्या आएगा यहां पर 2 माइनस का 2, और लास्ट में फाइनली 22 के लिए आंसर आ जाएगा। सेकंड रो को लीव कर दो, सेकंड कॉलम को, तो आंसर आ गया 1, क्योंकि सम आ रहा है बेटा इवन। तो मैं मानता हूं ये सभी बच्चों को क्लियर होगा, ठीक है। तो अब हमें 2x2 का जब एडजॉइंट निकालना है तो 2x2 का एडजॉइंट अभी हम लॉन्ग कट तरीके से सीख रहे हैं, शॉर्टकट इसके बाद में सीखेंगे। तो 2x2 का एडजॉइंट हम लॉन्ग कट तरीके से अंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो एडजॉइंट निकल के आया 2x2 का एडजॉइंट ट्रांसपोज, कोफैक्टर को जचा दो बेटा, 4 - 3 -2 और 1। चलिए अब इसका ट्रांसपोज करते हैं सभी बच्चे, तो एडजॉइंट निकल के आ रहा है, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू 4 माइनस का 3 माइनस का 2 और 1, ये इसका एडजॉइंट निकल के आ गया 2x2 का। तो ये तो बेटा अपना बोर्ड का तरीका है, बोर्ड में हम ऐसे ही करेंगे इसको, बोर्ड का तरीका देखेंगे तो बोर्ड में तो हम इसको ऐसे ही अटेम्प्ट करेंगे, सुन लेना ध्यान से, लेकिन बोर्ड के अंदर तो हम इसको इसी तरह से अटेम्प्ट करेंगे, ध्यान रखना। लेकिन पेपर के अंदर, कंपटीशन एग्जाम के अंदर हम 2x2 की स्क्वायर मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालने के लिए शॉर्टकट अप्लाई करेंगे। अब शॉर्टकट सुनना सारे बच्चे, देखना बेटा शॉर्टकट क्या है, ध्यान से सुनना। कभी भी 2x2 की स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखी है और उसका क्या निकालना हो, एडजॉइंट निकालना हो, तो शॉर्टकट ये कहता है जो डायगोनल एलिमेंट है बेटा, ये डायगोनल एलिमेंट, इनको इंटरचेंज कर दो। देखो डायगोनल एलिमेंट्स को तो इंटरचेंज कर दो, डायगोनल वाले एलिमेंट्स की तो जगह को इंटरचेंज कर दो। तो देखो 4 1 की जगह चला गया बेटा, 1 4 की जगह आ गया, समझ में आ गया। और बेटा ये जो ऑफ डायगोनल एलिमेंट है, ये जो ऑफ डायगोनल एलिमेंट है, इनका साइन चेंज कर देना। देखो दोनों प्लस में है, तो देखो क्या बन गई, दोनों माइनस में बन गए। तो ये है शॉर्टकट 2x2 की स्क्वायर मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालने का। प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट की तो जगह बदल दो, 1 4 की जगह चला गया, 4 1 की जगह आ गया। और जो ऑफ डायगोनल एलिमेंट है उनको अपनी जगह ही रहने दो, लेकिन उनका साइन बदल दो, दोनों प्लस के थे दोनों माइनस के बन गए। ये 2x2 स्क्वायर मैट्रिक्स का शॉर्टकट है, जो आप कभी भी कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो, बोर्ड को छोड़ के। बोर्ड में क्योंकि मार्क्स पे डिपेंड करता है क्वेश्चन, तो बोर्ड में अप्लाई मत करना है शॉर्टकट, ठीक है। चलिए अगला टॉपिक आता है बेटा प्रॉपर्टीज, ये लास्ट टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं, इसके बाद हमारा लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा।
लास्ट एंड फाइनल टॉपिक अब थोड़ा सा हम डिटेल में स्टडी कर लेते हैं, प्रॉपर्टीज। 5 to 10 मिनट्स लगेंगी हमें भी। प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। टॉपिक लिखने की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। तो बेटा हम प्रॉपर्टी स्टडी करने जा रहे हैं किसकी? स्क्वायर मैट्रिक्स के एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज हम डिटेल में स्टडी कर रहे हैं, और ये प्रॉपर्टीज आपको बाय हार्ट सभी बच्चों को लर्न रखने ही है। सभी बच्चों को ये प्रॉपर्टी लर्न रखनी है, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में और बोर्ड्स में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रॉपर्टीज के ऊपर, रिमेंबर रखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, बेटा एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन। आई एन, एन यहां पर स्क्वायर मैट्रिक्स का ही ऑर्डर है। पहले मैं सारी प्रॉपर्टीज लिख रहा हूं बोर्ड पे, उसके बाद हम एक्सप्लेन करेंगे। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को यदि उसके एडजॉइंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई किया जाए, या एडजॉइंट ऑफ ए को उसके ए स्क्वायर मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया जाए, तो आंसर जो आएगा वो आंसर आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। यहां पर बेटा एन जो है वो मैट्रिक्स का सिर्फ ऑर्डर है और कुछ भी नहीं है। सेकेंड प्रॉपर्टी आती है हमारे पास में बेटा, एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट ए का, कभी भी किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के एडजॉइंट का यदि आपको डिटरमिनेंट निकालना है तो आप शॉर्टकट फॉर्मूला काम में ले सकते हैं, डिटरमिनेंट ए की पावर n माइनस 1। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद रखना, कभी भी किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना है तो आप शॉर्टकट फॉर्मूला काम में ले सकते हैं, डिटरमिनेंट ए की पावर n माइनस 1। बस कंडीशन ये है बेटा यहां पर कि डिटरमिनेंट ए कभी भी नल जीरो नहीं होना चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जीरो नहीं होना चाहिए, उस केस में आप ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, एडजॉइंट ऑफ ए। यदि एडजॉइंट ऑफ ए का भी एडजॉइंट निकालने के लिए दे दे पेपर में, तो ये क्वेश्चन तो बहुत लंबा हो गया। फिर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखी है, उसका पहले एडजॉइंट निकाला हमने, एक मैट्रिक्स निकल गई, अब उसका भी एडजॉइंट निकालने के लिए दे दिया, तो ये तो डबल काम हो गया पेपर में तुम्हारे ऊपर। पहले एडजॉइंट निकालोगे, मैट्रिक्स आएगी, फिर उसका दोबारा एडजॉइंट कैलकुलेट करोगे, कोफैक्टर निकाल के, तो बहुत मुश्किल काम हो जाएगा बेटा पेपर में। तो इसके लिए आप डायरेक्टली पेपर में शॉर्टकट काम में ले सकते हो ये वाला, डिटरमिनेंट ए की पावर n माइनस ए इंटू ए। डिटरमिनेंट ए की पावर n माइनस 2 इंटू ए, ये आप पेपर में शॉर्टकट काम में ले सकते हो। कभी किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना हो और उसका भी यदि दोबारा एडजॉइंट निकालना हो, तो ये तो कम से कम बेटा 2 पेजेस में तुम्हारा क्वेश्चन चला जाएगा। तो इसके आप कंपटीशन एग्जाम में शॉर्टकट काम में ले सकते हो। तो इसका जो एडजॉइंट निकल के आएगा उसका आंसर आएगा डिटरमिनेंट ए की पावर n माइनस इंटू ए। कंडीशन वही है कि डिटरमिनेंट ए जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, डिटरमिनेंट ए शुड बी नॉट इक्वल टू जीरो। नॉट इक्वल टू ध्यान रखना बेटा, इक्वल नहीं है। नेक्स्ट केस, फोर्थ केस में यदि हम बात करें तो फोर्थ केस में हम प्रॉपर्टी ले रहे हैं इसके डिटरमिनेंट का। एडजॉइंट ए का यदि हमें पेपर में कहे डिटरमिनेंट निकालो, तो आंसर आएगा डिटरमिनेंट ए की पावर n माइनस 1 का होल स्क्वायर। सेम बात, यदि हमें प्रॉपर्टी रिमेंबर नहीं है तो हमारे पास एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है कि पहले एडजॉइंट ए निकालें, उसके बाद उसका दोबारा एडजॉइंट निकालें, फिर उसका डिटरमिनेंट कैलकुलेट करें। ये तो काफी लंबा चला जाएगा बेटा। तो कंपटीशन एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस डायरेक्टली प्रॉपर्टी बेस्ड पूछे जाते हैं, जिसमें हम डायरेक्टली प्रॉपर्टी का यूज करेंगे और उसका आंसर कैलकुलेट करेंगे। क्लियर है? तो बेटा ये जो प्रॉपर्टी अभी तक मैंने लिखी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इन 3 प्रॉपर्टी पे सीबीएसई बोर्ड, एनडीए और जेईई मेंस में डायरेक्टली क्वेश्चन आ चुके हैं। ये जो 4 प्रॉपर्टी मान लो, अभी तक ये जो 4 प्रॉपर्टी मैंने आपके सामने लिखी है, इन चारों प्रॉपर्टी पे सीबीएसई बोर्ड, एनडीए, जेईई मेंस के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन आ चुका है। यकीन मानो 3 से 4 नंबर में डायरेक्टली क्वेश्चन आ चुका है, प्रॉपर्टी बेस। खाली आपको फॉर्मूला लर्न रखना था, डायरेक्टली अप्लाई करना था, और कुछ भी नहीं था इसके अंदर। चलिए नेक्स्ट स्टडी करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 5 आती है एडजॉइंट के ए इज इक्वल टू के की पावर n माइनस 1 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, जहां पर n जो है बेटा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो बेटा किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ यदि कोई के नंबर स्केलर है, के कोई भी बेटा यहां पर रियल नंबर है, नन जीरो रियल नंबर, तो के ए मैट्रिक्स के साथ में यदि के कोई भी मल्टीप्लाई में और उसका एडजॉइंट निकालने के लिए कहे, और तुम यदि ये चाहते हो कि इस स्केलर नंबर को हम मल्टीप्लाई से बाहर निकालें, एडजॉइंट से बाहर निकालें, तो के रियल नंबर बाहर आके किस में कन्वर्ट हो जाएगा? के की पावर n माइनस 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी भी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में क्वेश्चन में हम काफी जगह इस प्रॉपर्टी को काम में लेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी चलते हैं, 6th प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी नंबर 6,
प्रॉपर्टी नंबर 6 बेटा हमें ये एक्सप्लेन कर रही है, एडजॉइंट की हमने देख ली है डायरेक्टली प्रॉपर्टी। एडजॉइंट ए ट्रांसपोज, यदि हमें ए ट्रांसपोज का एडजॉइंट निकालने के लिए कहे तो हम इसको बेटा इस तरह से लिख सकते हैं, इट इज इक्वल टू एडजॉइंट ए का होल ट्रांसपोज। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। यदि कंपटीशन एग्जाम में हम ये कहे कि ए ट्रांसपोज करके उसका एडजॉइंट कैलकुलेट करो, ए का ट्रांसपोज करके एडजॉइंट कैलकुलेट करो, तो हम क्या कर सकते हैं, ए का एडजॉइंट निकाल के उसका होल ट्रांसपोज भी कर सकते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 7, एडजॉइंट ए का इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए का होल इनवर्स। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी हम तब पढ़ेंगे जब इनवर्स स्टडी कर लेंगे। अगला टॉपिक जब हम इनवर्स स्टडी कर लेंगे तब हम इस प्रॉपर्टी को दोबारा काम में लेंगे। यदि कोई मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल के उसका एडजॉइंट करना पड़े तो ये किसके इक्वल आएगा, एडजॉइंट ए के होल इनवर्स के इक्वल आएगा। रिमेंबर रखना। प्रॉपर्टी नंबर 8, प्रॉपर्टी नंबर 8 जो आ रही है बेटा हमारे पास में, प्रॉपर्टी नंबर 8 आ रही है एडजॉइंट ऑफ आई के आई लिख लिया, सपोज करो के आई। कोई भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख दी हमने, उसको के से मल्टीप्लाई कर रखा है। सपोज करना कोई भी हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख दी बेटा, या के रहने दो, आईएन ले लो, चलो तुम आईएन ले लो। आईएन का मतलब है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यदि तुम बेटा आइडेंटिटी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालोगे तो वो उसकी खुद के इक्वल ही आ जाएगा, आईएन के इक्वल ही आ जाएगा। प्रॉपर्टी नंबर 9, एडजॉइंट ऑफ, यदि आप जीरो निकालोगे तो बेटा जीरो के इक्वल आ जाएगा। यदि आप कोई भी जीरो का मतलब है यहां पर नल मैट्रिक्स आप ले सकते हो। जीरो का मतलब है यहां पर बेटा आप नल मैट्रिक्स ले सकते हो, क्योंकि एक रियल नंबर का तो एडजॉइंट निकलेगा नहीं, ये तो आपको भी पता है। मैट्रिक्स का ही हम एडजॉइंट निकालते हैं, तो यहां पर ये जीरो नहीं है, इट इज बिहेविंग एज अ नल मैट्रिक्स। ध्यान रखना, नल मैट्रिक्स की तरह बिहेव कर रहा है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो प्रॉपर्टी है बेटा 10th प्रॉपर्टी, एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। यदि प्रोडक्ट के अंदर, यदि मैट्रिक्स प्रोडक्ट के अंदर चल रही है, हमारे पास में मैट्रिक्स प्रोडक्ट के अंदर चल रही है, स्क्वायर मैट्रिक्स, और प्रोडक्ट यदि मान लो कंफर्मेबल है, प्रोडक्ट पॉसिबल है, तो उस केस में दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स का जो एडजॉइंट निकालना है प्रोडक्ट में, तो बेटा वो रिवर्स ऑर्डर में खुलेगा। ध्यान रखना है, एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये प्रॉपर्टी काफी बार क्वेश्चन में हम काम में लेते हैं। तो प्रॉपर्टी, कुछ प्रॉपर्टी और है बेटा, मैं यहां पर रब करके लिख रहा हूं। अब 10th प्रॉपर्टी के बाद मैं यहां पर रब करके लिख रहा हूं। 3 से 4 प्रॉपर्टी और है, वो प्रॉपर्टी सिंपल है। 11th प्रॉपर्टी, एडजॉइंट ऑफ डायरेक्टली लिख देते चलिए, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एडजॉइंट हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का एडजॉइंट हमेशा बेटा ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आएगा, डायगोनल मैट्रिक्स का एडजॉइंट हमेशा डायगोनल मैट्रिक्स आएगा। तो ये 3 प्रॉपर्टी मैंने बाद में डिस्कस की है जो आपको और ज्यादा रिमेंबर रखनी है। और यदि मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स है बेटा, यदि मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स है, प्रॉपर्टी नंबर 14th प्रॉपर्टी, यदि ए हमारी बेटा सिंगुलर मैट्रिक्स है, सिंगुलर, यदि ए हमारी सिंगुलर मैट्रिक्स है, सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब हो गया डिटरमिनेंट ए 0 के इक्वल आएगा, तो उस केस में एडजॉइंट ऑफ ए जो निकल के आएगा वो भी तो 0 के इक्वल ही आएगा, क्योंकि एडजॉइंट ऑफ ए का जो डिटरमिनेंट होता है वो डिटरमिनेंट ए की पावर n-1 होता है। यानी एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट के ऊपर ही डिपेंड करता है। इसलिए यदि ए मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स हुई तो उसका डिटरमिनेंट 0 होगा, और उस केस में डिटरमिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट भी क्या आएगा, 0 के इक्वल आएगा। तो मैं मानता हूं बेटा सभी स्टूडेंट्स को ये टॉपिक क्लियर हो चुका होगा। टोटल हमने एडजॉइंट की 14 प्रॉपर्टीज डिस्कस की, जिसमें से स्टार्टिंग की जो 5 प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की, 5 to 6 प्रॉपर्टी जो हमने डिस्कस की है, वो 5 to 6 प्रॉपर्टी हमारी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन प्रॉपर्टी पे अभी तक के रिकॉर्ड में ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं, मेंस में भी, एनडीए में भी और बोर्ड के अंदर भी। तो एडजॉइंट की प्रॉपर्टी जितनी भी मैंने डिस्कस की, इनको बाय हार्ट आपको रिमेंबर रखना है, क्योंकि पेपर में जो क्वेश्चंस आते हैं एडजॉइंट से रिलेटेड, या तो एडजॉइंट निकालना आता है या एडजॉइंट की प्रॉपर्टी लगा के क्वेश्चन आता है। तो यदि हमें प्रॉपर्टीज लर्न है बाय हार्ट, तो यकीन मानो कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन हम डायरेक्टली बाय द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टीज क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। और इससे हमारा टाइम भी बचता है वहां पर, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि पहले एडजॉइंट ए निकालें, उसके बाद उसका डिटरमिनेंट निकालें। यदि हमें प्रॉपर्टी याद है तो हम सीधा इसका आंसर डिटरमिनेंट ए की पावर n-1 कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए, ऑल ऑफ यू, थैंक यू ऑल ऑफ यू। नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर।